तो गाइस वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया एजुकेशन चैनल। बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण, क्योंकि सभी प्रकार की राज्य स्तरीय एक दिवसीय परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण, हिंदी शब्द एवं रचना, हिंदी साहित्य के बहुत ही रोमांचक लेक्चर चल रहे हैं। अगर आपने कॉम्पिटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कॉम्पिटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर ज़रूर किया करिए। चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को दूसरे भी विद्यार्थियों तक रेफ़र कीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्रिया विशेषण के भेद प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पे डिस्कस कर लिया था। अब हम क्रिया विशेषण के भेद को रूप के आधार पे डिस्कस करेंगे। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। पहला है मूल क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते वे मूल क्रिया विशेषण कहे जाते हैं, जैसे अचानक, दूर, ठीक, इस प्रकार से। दूसरा जो प्रकार है यौगिक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं वे यौगिक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। ये क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव और धातु में प्रत्यय योग से बनते हैं, जैसे मन से, देखते हुए, यहाँ तक, वहाँ पर। और तीसरा है संयुक्त क्रिया विशेषण या स्थानिक क्रिया विशेषण। वे अन्य शब्द भेद जो बिना किसी परिवर्तन के विशेष स्थान पर आते हैं उन्हें स्थानिक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये कई प्रकार से बनते हैं, जैसे संज्ञाओं की दुरुक्ति से, घर घर, घड़ी घड़ी। दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से, जैसे रात दिन, सांझ सवेरे। क्रिया विशेषणों की दुरुक्ति से, जैसे कि धीरे धीरे, जहाँ जहाँ। विभिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से, जैसे कि जब तब, जहाँ तहाँ। क्रिया विशेषणों के बीच न आने से, कभी न कभी, कुछ न कुछ, इस प्रकार से। अनुकरण मूलक शब्दों की दुरुक्ति से, जैसे छटपट, धड़ाधड़। और अव्यय के प्रयोग से भी बनते हैं संयुक्त क्रिया विशेषण, जैसे प्रतिदिन, यथाक्रम। अब हम चर्चा करेंगे संबंध बोधक अव्यय की। संबंध बोधक वे अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संयोग का बोध कराते हैं। बच्चे पिताजी के साथ मेला गए तो के साथ। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, के सामने। पार्क के चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए थे, के चारों ओर। और अगला उदाहरण है, उसने पोस्ट ऑफिस के निकट बस खड़ी कर दी। तो पोस्ट ऑफिस के निकट, लेकिन क्या खड़ी की? बस खड़ी कर दी। वह घर के भीतर घुसा बैठा है, तो वह घर, लेकिन कहाँ है? घर के भीतर। आपके अलावा कौन रुपया देता? तो आपके अलावा कौन, तो आप और कौन। लड़की की तरफ नज़र डालो और कहोगी क्या वह चोर है? तो लड़की और चोर, इसमें संबंध होता है। के साथ, के सामने, के चारों ओर, के निकट, के भीतर, के अलावा, की तरफ, ये सारे वर्ड जो यूज हुए हैं इस उदाहरणों में, ऐसे शब्द रूप हैं जो वाक्य में आए। दो संज्ञा सर्वनाम रूपों के मध्य संबंध स्थापित कर रहे हैं, इनको ही संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय सविभक्तिक संबंध बोधक अव्यय है। जो अव्यय शब्द भक्ति के साथ संज्ञा सर्वनाम के बाद लगते हैं उन्हें सविभक्तिक कहते हैं। आगे, पीछे, समीप, दूर, और पहले आते हैं, वहाँ पर विभक्ति होती है। घर के आगे नीम का पेड़ है, तो आगे। दर्द के मारे वह करा रहा है, तो के मारे। और दूसरा उदाहरण है निर्विभक्तिक संबंध बोधक अव्यय। निर्विभक्तिक संबंध बोधक अव्यय, जो शब्द विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद प्रयोग करते हैं उन्हें निर्विभक्तिक कहते हैं। जहाँ पर भर, तक, समेत, पर्यंत, वहाँ पर निर्विभक्तिक होता है। वह जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहा, वह रात तक लौट आया। उभय विभक्तिक
तीसरा भेद है जो अवयव शब्द विभक्ति रहित और विभक्ति सहित दोनों प्रकार से आते हैं उन्हें उभय विभक्ति कहते हैं। द्वारा, रहित, बिना, अनुसार इसी तरह के और उभय विभक्तिक होते हैं। जैसे कि विभक्ति सहित या विभक्ति रहित दोनों प्रकार से। पत्र द्वारा सूचित करो, उसे पत्र के द्वारा सूचना भेजी गई। अब है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद। जिन अव्यय संज्ञा शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय के जो भेद होंगे 14, इसमें कालवाचक में जैसे कि पहले, बाद, आगे, पीछे ये सब जो यूज़ होते हैं तो इसको बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय कालवाचक में। और स्थानवाचक में जैसे बाहर, भीतर, बीच, ऊपर, नीचे। और दिशावाचक में देखें तो निकट, पास, समीप, और, सामने। साधनवाचक में देखें तो निमित्त, द्वारा, जरिए। विरोधवाचक में देखो तो उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल। व्यतिरेकवाचक में देखें तो सिवा, अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त। उद्देश्यवाचक में देखें तो वास्ते, लिए, हेतु, निमित्त। साहचर्यवाचक में देखें तो समेत, संग, साथ, सहित। विषयवाचक में देखें तो विषय, बाबत, लेख, इस प्रकार के उदाहरण। और अगर संग्रहवाचक में देखें तो संग्रहवाचक में समेत, भर, तक, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग। विनिमयवाचक में प्लेट, बदले, जगह, एवज, इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। ऐसे ये प्रदर्शित होते हैं। जैसे कि सादृश्यवाचक की अगर बात करें तो समान, तरह, भांति, नाई, इस प्रकार के संबंधबोधक अव्यय मिलेंगे। तुलनावाचक को देखें तो अपेक्षा, वनस्पति, आगे, सामने, इस प्रकार की तुलना होती है। और आखिरी जो 14वां है कारणवाचक की चर्चा करें तो कारणवाचक में कारण, परेशानी से या मारे। क्रिया विशेषण और संबंधबोधक अव्यय में अंतर क्या होता है? जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंधबोधक अव्यय होते हैं, और जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब ये क्रिया विशेषण होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? दो वाक्यों के, अब जैसे कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में किस प्रकार से उदाहरण प्रस्तुत होगा, तो क्रिया विशेषण में इस प्रकार होगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं अंदर आओ, तो अंदर हो गया, ये क्रिया विशेषण। और अगर दूसरा उदाहरण लें संबंध बोधक अव्यय के समक्ष में, तो दुकान के भीतर जाओ, तो भीतर ये संबंध बोधक अव्यय हो गया। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय को ये उदाहरण स्पष्टता प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, और जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। समान अधिकरण समुच्चय बोधक, जिसमें 4 भेद हैं। संयोजक, जिसमें और लगता है, एवं लगता है, तथा लगता है। विभाजक, इसमें या अथवा नहीं तो इस प्रकार के यूज होते हैं। विरोध दर्शक, इसमें पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, वरन ये सब इस्तेमाल होता है। परिणाम दर्शक में इसलिए, अतः, अतएव ऐसा यूज़ करते हैं। और दूसरा जो होगा भेद, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, इसके 4 उपभेद हैं। करणवाचक, जिसके उदाहरण है क्योंकि, जो कि, इसलिए की। और उद्देश्यवाचक है जिसमें की, जो, ताकि। संकेतवाचक, जिसमें जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। और आखिरी है स्वरूपवाचक, जिसमें की, जो, अर्थात, यानी, इस प्रकार के इस्तेमाल होते हैं। अगला जो अव्यय है वो है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं। जिनका संबंध बाकी किसी पद से नहीं होता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय वह चल बसा, इसमें हर्ष बोधक में वाह, आह, धन्य, शाबाश। शोक बोधक में हाय, आह, त्राही, त्राही। भाव बोधक में हाय, अरे, जो। आश्चर्य बोधक या विस्मयादि बोधक में ए, क्या, ओहो, है। और स्वीकार बोधक या स्वीकृति बोधक में हाँ, जी, हाँ, अच्छा, जी, ठीक। अनुमोदन बोधक, आशीर्वाद बोधक में ठीक, अच्छा, हाँ, हाँ। और तिरस्कार बोधक में छी, हट,
धिक, दूर। और संबोधन बोधक में अरे, रे, जी, हे, अहो। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो है निपात। निपात का प्रयोग अवयवों के लिए होता है, इसका कोई लिंग वचन नहीं होता है। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं। निपात का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करना है। निपात कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्वीकृति बोधक, तो उसके उदाहरण होंगे हाँ, जी, जी हाँ। नकार बोधक में जी नहीं, नहीं। निषेधात्मक को देखें तो मत। प्रश्न बोधक में क्या, विस्मय बोधक में काश, तुलनात्मक में सा, और धारणा बोधक में ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। और आदर बोधक देखें तो निपात, तो उसमें जी ऐसा प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमने क्रिया विशेषण, काल, वाच्य, अव्यय, निपात, क्रियाएं, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को आज समाप्त किया। पिछले लेक्चर में हमने क्रिया विशेषण के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज़ लेक्चर चलाई थी, जो कि इस लेक्चर में हमने इसको बहुत ही सफलतापूर्वक आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं कि क्या हमने क्या सीखा। अकर्मक क्रिया बतानी है। मैं क्रमशः आपको ऑप्शन दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आंसर क्या होगा। इन वाक्यों में से अकर्मक क्रिया कौन सी है? रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। क्रियाएं, काल, वाच्य, अव्यय, निपात ही मैंने पढ़ाया है। इसमें से मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ करता हूँ कि आपने पिछले लेक्चर से क्या सीखा। तो निम्नलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया कौन सा है? रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। लेक्चर में स्टूडेंट की सहभागिता नितांत आवश्यक है। शिक्षक अगर सिर्फ पढ़ाए और शिक्षार्थी उसको ग्रहण न करे तो ऐसे यूट्यूब चैनल का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉम्टेरिया नित्य निरंतर, सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, सभी की सहभागिता, सबका साथ, सबके साथ और शिक्षा का समान वितरण, इस उद्देश्य वाक्य के साथ कॉम्टेरिया नित्य नियमित निस्वार्थ सेवा कर रहा है। प्रश्न का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दे। अगला प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, जो क्रिया अभी हो रही है उस क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही सरल ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस हैं अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं में मैं आपको बराबर रिवीजन करा दूंगा और शॉर्ट्स के माध्यम से भी मैं आपको एक साइलेंट वीडियो जिसमें कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होंगे उसकी भी व्यवस्था कर रहा हूं। क्वेश्चन आंसर्स के स्लाइड शो में भी मैं अभी जब ख़त्म कर लूँगा हिंदी व्याकरण को, एक थ्योरिकल एक लेक्चर देने के बाद, तो मैं कई वीडियोस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एग्जांपल्स को सॉल्व करके उसके भी स्लाइड वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन आप अभी जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दें, उससे मुझे पता लगेगा कि आप हमारे लेक्चर्स को सीरियसनेस से लेते हैं। तब कॉम्टेरिया ज़्यादा सीरियस होकर और ही बेहतरीन मटेरियल को आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक नए अध्याय को, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वता रखती है। सभी प्रकार के वनडे और मेंस एग्जाम में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण सहभागिता रहती है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद हैं दीर्घ संधि,
गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि पर चर्चा करते हैं। ह्रस्व दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व दीर्घ आ बड़ी ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाते हैं। अ धन अ बराबर आ, दीर्घ संधि। धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ। उत्तम धन अंग, उत्तमांग। अद्य धन अवधि, अद्यावधि। धन धन अर्थी, धनार्थी। धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ। धर्म का अ, धन अर्थ का अ मिलकर आ, धर्मार्थ। अधन आ बराबर आ, यह नियम लागू होगा। कुश धन आसन इज इक्वल टू कुशासन। कुश का अ, धन आसन का आ, अधन आ बराबर आ, कुशासन। अगला उदाहरण लेते हैं दीर्घ संधि का। आ धन अ बराबर आ, विद्या धन अर्थी इज इक्वल टू विद्यार्थी। विद्या का आ, धन अर्थी का अ, आ धन अ बराबर आ, विद्यार्थी। इस प्रकार से प्रोसीड करेगा। आ धन आ बराबर आ, विद्या धन आलय इज इक्वल टू विद्यालय। विद्या का आ, धन आलय का आ बराबर आ, यानी विद्यालय। छोटी धन छोटी बराबर बड़ी। अति धन एव इज इक्वल टू अतीव। अति का छोटी, धन ईव का छोटी, ई धन ई, छोटी धन छोटी बराबर बड़ी। स्वर संधि का भेद दीर्घ संधि। दीर्घ में अधना बराबर आ, अधना बराबर आ, आधना बराबर आ, आधना बराबर आ। छोटी धन छोटी बराबर बड़ी। छोटी ई धन बड़ी बराबर बड़ी। कपी धन ईस इज इक्वल टू कपीस। कपी का ई, धन ईस का ई। छोटी ई धन बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई धन ई बराबर ई। महती धन इच्छा, महतिच्छा। महती बड़ी ई, धन इच्छा का छोटी ई। बड़ी धन छोटी ई बराबर बड़ी, महतिच्छा। बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी। रजनी धन ईस इज इक्वल टू रजनीश। रजनी का बड़ा ई, धन ईस का बड़ा ई इज इक्वल टू रजनीश में बड़ा ई, रजनीश। छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। गुरु धन उपदेश। गुरु का छोटा ऊ, धन उपदेश उप का ऊ का छोटा ऊ। गुरुपदेश, गु बड़ा ऊ धन ऊ बराबर ऊ। यह हो जाएगा दीर्घ संधि। बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। स्वयंभू धन उदय बराबर संभ्युदय, स्वयंभूदय। स्वयंभू का बड़ा ऊ, धन उदय का छोटा ऊ इज इक्वल टू स्वयंभूदय का बड़ा ऊ। बड़ा ऊ धन छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। भू धन ऊर्ध्व। भू का बड़ा ऊ, ऊर्ध्व का बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, भूर्ध्व। री धन री बराबर री। पितृधन ऋण बराबर पितृण। मातृधन ऋण बराबर मातृण। री धन री बराबर री। इस प्रकार से बहुत ही साधारण, बहुत ही सटीक तरीके से हमने दीर्घ संधि पर चर्चा की। स्वर संधि का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दीर्घ संधि। ह्रस्व दीर्घ अ ई उ छोटा के पश्चात क्रमशः ह्रस्व दीर्घ आ बड़ी ई बड़ा ऊ स्वर आए, दोनों मिलकर दीर्घ आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाते हैं। अधन आ बराबर आ, धर्म धन अर्थ इज इक्वल टू धर्मार्थ, उदाहरणार्थ। अधन आ बराबर आ, तो इसके उदाहरणार्थ होगा कुश धन आसन इज इक्वल टू कुशासन। आ धन अ बराबर आ, आ धन अ बराबर आ, तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्या धन अर्थी इज इक्वल टू विद्यार्थी। आ धन आ बराबर आ, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। छोटी धन छोटी इज इक्वल टू बड़ी, तो अति धन ईयू इज इक्वल टू अतियु। इसी प्रकार से छोटी धन बड़ी इज इक्वल टू बड़ी, कपी धन ईस बराबर कपीस, तो ई धन बड़ी बराबर बड़ी। बड़ी धन छोटी
बराबर बड़ी ई, महती धन इच्छा इज इक्वल टू महती इच्छा, और इसी प्रकार से बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी, तो रजनी धन इज बराबर रजनी। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर्स कॉम्टेरिया नित्य निरंतर लेकर आता है। कॉम्टेरिया आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बराबर चर्चा करता रहेगा। कॉम्टेरिया संधि के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर बड़ी ही सूक्ष्म विश्लेषण करेगा। बने रहें, जमे रहें कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पे। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल नित्य निरंतर बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर लेक्चर्स लेके आता रहता है। कॉम्टेरिया लेक्चर्स बड़े ही प्रभावशाली और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। कॉम्टेरिया पर बराबर बने रहें और संधि, समास, निपात, अव्यय, क्रियाएं, काल, वचन, कारक, सभी प्रकार के वाक्यों की विवेचनाएं और हिंदी व्याकरण एवं शब्द रचना की बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं अक्सर संधि, इसमें स्वर संधि में दीर्घ संधि हमने बड़े ही बारीकी से और बड़ी सहजता से सीख लिया। आने वाले लेक्चर्स में हम संधि को बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे, सउदाहरणार्थ पढ़ेंगे और राजस्व लेखपाल एवं वीडियो पुनर्परीक्षा एवं मंडी परिषद की जो परीक्षाओं पर जांच बैठी, हो सकता है मंडी परिषद की भी परीक्षाएं आगामी दिनों में कैंसिल करके उसकी पुनर्परीक्षाएं कराई जाएं। इसके साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट की जो नई वैकेंसी आने वाली है 2022, वो भी निकट भविष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण लेक्चर्स के साथ आपके समक्ष होंगी। बने रहें, हिंदी व्याकरण को नित्य निरंतर पढ़ते रहें और रिवीजन करते रहें। कॉम्टेरिया को अन्य लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अगले महत्वपूर्ण हिंदी के वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर कॉम्टेरिया प्रस्तुत होगा। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।